नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज 28 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर डिस्कशन में मैं आईएएस मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह ही हम अपना ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1967 में। 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना हुआ था। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में स्थापित किया गया था। यह 1970 में लागू हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। यह संगठन 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है। कितने संधियों का फ्रेंड्स? तो 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य है। इसका उद्देश्य, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसी तरह हमारे ऑप्शंस में रहेंगे कि क्या भारत WIPO का सदस्य है। तो अब आप जान गए, यहाँ पे आपको पता चल गया कि हाँ है, तो आप उसको सही टिक लगा के आएंगे कि हाँ, भारत WIPO का सदस्य है। इसका उद्देश्य है कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आज के हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए में है वातावरण में ऑक्सीजन का सांद्रण करेगा। बी में है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा को जमा करता है। सी में है दोनों सही है। डी में है दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही है फ्रेंड्स। ए और बी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, भारत सरकार 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का आयात करेगी। देख रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का हम लोग आयात कर रहे हैं इस समय, जब लोग मर रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वातावरण में ऑक्सीजन का सांद्रण करता है। वायुमंडलीय हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा को जमा करता है, एक छलनी के माध्यम से नाइट्रोजन को वापस हवा में भेजता है और केवल ऑक्सीजन एकत्र करता है। समझ गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का क्या काम है? इसमें एक छलनी है जिसके माध्यम से यह नाइट्रोजन को फिर वातावरण में वापस भेज देता है और केवल ऑक्सीजन को एकत्र करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आज के हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, ए में है हेल्थ, बी में है एजुकेशन, सी में है इंफ्रास्ट्रक्चर, डी में है टूरिज्म। तो इसका सही ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, एजुकेशन। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने हाल ही में लद्दाख के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लद्दाखी युवाओं के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करना है। भारतीय सेना ने परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए समझौता ज्ञापन पर HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कानपुर स्थित NGO नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। लेह में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह परियोजना कारगिल और लेह जिले के 45 छात्रों को प्रशिक्षित करेगी। इसमें 20 लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह परियोजना छात्रों को JEE और नीट प्रवेश परीक्षा के लिए प्रशिक्षित करेगी। ओके फ्रेंड्स, लद्दाख माइन प्रोजेक्ट के बारे में ये हम देख लिए। आइए चलते हैं आज के आप अपने चौथे प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, चीन, जापान, UK या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, UK। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मौसम कार्यालय, मिट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ब्रिटेन में एक मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेंगे।
यूके सरकार इस परियोजना में 1.2 बिलियन पाउंड का निवेश करेगी। इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग स्थानीयकृत जलवायु रिपोर्ट प्रदान करने के लिए विस्तृत शहर पैमाने का सिमुलेशन बनाने के लिए किया जाएगा। यह तापमान और हवा की जानकारी के सटीक पूर्वानुमान के साथ विमानन उद्योग की मदद करेगा। यह बदले में ईंधन दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा। यह 2050 तक ब्रिटेन को अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ओके फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन, विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर कौन बना रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके या ब्रिटेन। आइए चलते हैं आज के हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो इसका हम आपको सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लो झाओ। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, चीनी मूल की फिल्म निर्माता क्लो झाओ अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। उन्होंने अपनी फिल्म नोमैडलैंड के लिए पुरस्कार जीता है। किसने फ्रेंड्स? तो क्लो झाओ ने। कौन है? तो चीनी मूल की फिल्म निर्माता हैं और पहली महिला एशियाई महिला बन गई हैं। ओके, तो चलिए आप चलते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, झुरोंग किसका पहला मंगल रोवर है? चीन का, अमेरिका का, रूस का या ब्रिटेन का? तो यह ऑप्शन ये सही है फ्रेंड्स, चीन का है। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग रखा है। अग्नि देवता के नाम पर क्या रखा है? झुरोंग रखा है। झुरोंग 93 स्पेस प्रोबर है। यह फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचा और मई 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करेगा। झुरोंग के साथ मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के लिए चीन, सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन जाएगा। अगर मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग चीन कर लेता है तो सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन जाएगा। साथ ही यह अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर लैंड करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। अमेरिका ही है अभी तक जो इसने मंगल पर रोवर लैंड किया है, और अब चीन भी करेगा इस अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। झुरोंग का वजन 240 किलोग्राम है और यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। झुरोंग में चट्टानों की संरचना और विश्लेषण करने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरों और उपकरण हैं। झुरोंग फ्रेंड्स चीन का मंगल रोवर है। आइए चलते हैं आज के हम अपने सातवें प्रश्न की ओर। आज का हमारा सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए गूगल ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 135 करोड़। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। इसका विश्लेषण है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। गूगल $18 मिलियन 135 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उपकरणों को खरीदने के लिए राहत प्रयासों के साथ भारत की मदद करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइए थोड़ा सा इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया। यह सूचकांक एक्सचेंजर के सहयोग से तैयार किया गया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अन्य रिपोर्ट इस प्रकार है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट फ्रेंड्स यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है।
यह सही फैक्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं जाके। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है फ्रेंड्स? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट की धारा 69A क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। ए में है, यह कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग को अवरुद्ध करने की शक्तियां प्रदान करता है। निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों को 7 साल तक कारावास की सज़ा दी जा सकती है। बी में है फ्रेंड्स, 2019 में भारत सरकार ने ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनवरी और अक्टूबर 2019 के बीच 3433 URL हटाने का आदेश दिया था। 2016 के बाद से यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत किया गया था। तो इसमें दोनों सही है फ्रेंड्स, ए और बी दोनों सही है। आइए इसका थोड़ा सा हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, WHO की E2025 पहल क्या है? ऑप्शन ए है 25 देशों का टीकाकरण, ऑप्शन बी में है 25 देशों में मलेरिया उन्मूलन, ऑप्शन सी में है 25 देशों में साइबर सुरक्षा करना, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 25 देशों में मलेरिया उन्मूलन। आइए इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में E2020 पहल शुरू की थी। E2020 का उद्देश्य 2020 तक मलेरिया के शून्य स्वदेशी मामलों को प्राप्त करने के लिए देशों के एक समूह का समर्थन करना है। हालांकि कुछ देशों को इस लक्ष्य को प्राप्त करना बाकी है। इस प्रकार उन्हें E2025 पहल के तहत पहचाना गया और एक नई योजना शुरू की गई। आइए थोड़ा सा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है। इसे E2025 पहल कहा जाता है। ये सेम बात हो गया है।